हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, इन सभी को मैंने माइंड मैप के माध्यम से डिज़ाइन किया है। माइंड मैप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सारे की पॉइंट आसानी से समझ आ जाते हैं और उन्हें याद करना भी काफ़ी सरल होता है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल से पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ सके। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। इसी वजह से पंचवर्षीय योजनाओं का जनक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। रूस जो है दोस्तों, यह सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ में यानी यूएसएसआर में टोटल 15 गणराज्य मौजूद थे। उनमें से एक गणराज्य था दोस्तों रूस। और सोवियत संघ में सर्वप्रथम 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि भारत ने रूस से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत ने सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया है। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का जो मुख्य कार्य होता था वो योजना आयोग का होता था। अब हम थोड़ा सा योजना आयोग की भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, योजना आयोग का जो गठन है, यह गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्रधानमंत्री। दोस्तों, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम अध्यक्ष रहे नरेंद्र मोदी। इसके बाद में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब पंचवर्षीय योजनाओं की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की। इसका आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1951 को और यह चली थी 31 मार्च 1956 तक। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना था। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। अब आपके मन में आएगा कि सर सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है? तो देखिए, इसको शुरू किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। इसी के साथ साथ पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राष्ट्रीय प्रसार योजना की शुरुआत हुई 1953 में। अब आपके मन में आएगा कि ये योजना क्या थी? तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही 1 साल बाद इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास करना। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को और इसी दौरान हीराकुंड, दामोदर घाटी तथा भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजनाओं को लागू किया गया। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा टारगेट था कि हम ग्रोथ रेट अचीव करेंगे 2.1% की, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 3.6% की। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो इसका टाइम पीरियड रहा 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मेन फोकस था उद्योगों का विकास करना और तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल देना। दोस्तों, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। एक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, दूसरा छत्तीसगढ़ के भिलाई में और तीसरा ओडिशा के राउरकेला में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना के लिए ब्रिटेन की सहायता ली गई। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए सोवियत संघ से सहायता ली गई और राउरकेला कहाँ पर है? ओडिशा में। तो यहाँ पर जो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, इसके लिए जर्मनी का सहयोग लिया गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एलआईसी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को।
अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा टारगेट था जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ये होना चाहिए 4.5%, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 4.27%। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे दोस्तों। इसका टाइम पीरियड रहा 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सुकमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और पहला आपातकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इसी योजना में बोकारो संयंत्र की स्थापना की गई झारखंड में। अगर हम कुछ और बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर रही। इसका मतलब है कि कृषि की जो विकास दर थी वो उल्टी घट गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इनकम टैक्स एक्ट आता है 1961 में। 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई, यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई। देखिए 1964 में इसकी स्थापना हुई और इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी की गई 1965 में। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा टारगेट था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.6%, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 2.4% की। तो ये काफ़ी अंतर हो गया था यहाँ पर। इसी वजह से ये कहा जाता है कि भैया यह जो योजना है ये सर्वाधिक असफल रही। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ चुका है कि बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही, तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब इस योजना के असफलता के पीछे कारण क्या रहे, तो इसकी असफलता के पीछे 3 प्रमुख कारण थे। पहला तो 1962 में हुआ भारत चीन का युद्ध। ठीक है, इसी दौरान 1965 से 66 के बीच में अकाल पड़ गया और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये लगभग असफल हो चुकी थी। ठीक है, तो इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। तो इस अवधि में कुछ वार्षिक योजनाएं अपनाई गई जिनका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना। तो तीसरी और चौथी के बीच में जो गैप लगाना उसको कहा गया योजना अवकाश, और योजना अवकाश चला 1966 से लेकर 1969 तक। इसको दोस्तों योजना विहीन काल के नाम से भी जाना जाता है। इसी दौरान यानी योजना अवकाश के दौरान ही 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ और इसी योजना अवकाश के दौरान 1966-67 के बीच में हरित क्रांति का आरंभ होता है, जिसके प्रणेता एमएस स्वामीनाथन थे। आप कमेंट में बताइएगा कि एमएस स्वामीनाथन का संबंध कौन से राज्य से है। तो योजना अवकाश आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसका टाइम पीरियड रहा 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, अगर मॉडल की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एवं एल.एस. माने मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे डी.आर. गॉडगिल। इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो दोनों को हम याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में गॉडगिल मॉडल आता है तो ये भी सही है, और अगर ऑप्शन में अशोक रुद्र एवं एल.एस. माने मॉडल आता है तो ये भी सही है। आप ये बोलोगे कि सर आपने मॉडल कहाँ से लिया है, तो मैंने दृष्टि आईएएस से ये मॉडल लिए हैं, इस वजह से आप इस पर विश्वास कर सकते हो। ग्रोथ रेट का जो डाटा है ना, ये भी मैंने दृष्टि आईएएस से ही लिया है। ठीक है, तो मॉडल आपको अच्छे से समझ आ गया। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। दोस्तों, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई 1970 में। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के रूप में भी जाना जाता है और इसके जनक हैं दोस्तों बर्गेस कुरियन। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट था 5.6% अचीव करना, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 3.6% की। थोड़ा सा और भी है इसके बारे में जानने को। देखिए, चौथी
पंचवर्षीय योजना के दौरान ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। इसरो की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई 15 अगस्त 1969 को, और 1969 में ही MRTP एक्ट लाया गया, जिसे अब कंपटीशन एक्ट के रूप में जाना जाता है। नोट में एक बात आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, वर्ष 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और उसी समय भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया गया था। इसरो के बारे में बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये पूछा जा चुका है कि इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड रहा 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है यह DP धर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना रहा। दोस्तों, इस समय हमारी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दोस्तों, इसी योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा टारगेट था 4.4% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 4.8% की। नोट में एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी द्वारा 1975 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी लाया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना, उत्पादकता को बढ़ाना और आय की असमानता को कम करना। समझ गए ना? थोड़े से कुछ और पॉइंट हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1977 से 78 के बीच में गरीबी के निवारण हेतु अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया। और दोस्तों, आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई 25 जून 1975 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और इन्होंने 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया। इसी वजह से पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये केवल 4 साल तक चली थी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल तक चली। इसका नाम क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया, और इन्होंने बोला कि अब हम एक रोलिंग प्लान लेकर आएंगे, जिसमें हर साल जितनी ग्रोथ होगी ना उसको ध्यान में रखते हुए अगले साल का टारगेट बनाएंगे। रोलिंग प्लान को अनवरत योजना के रूप में भी जाना जाता है, और ये 2 साल तक चला। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। रोलिंग प्लान कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में आया? तो पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में लागू किया गया। इसको कब लागू किया गया था रोलिंग प्लान को? तो 1978 में। इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर गुरनार मेडाल। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। इसके बाद में 1980 में सत्ता में आने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया, और छठी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है, तो रोलिंग प्लान अच्छे से समझ आ गया ना? इसके जनक कौन थे इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और रोलिंग प्लान कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में लागू किया गया इसको ध्यान रखना है। बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। तो इसका टाइम पीरियड रहा 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 के बीच। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका मेन फोकस था रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। इस समय प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। और दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद 1982 में ही एक्सिम बैंक की स्थापना की गई, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा टारगेट रहा 5.2% अचीव करने का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 5.7%। इसके अलावा एक बात नोट में आपको याद रखना है कि वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए। तो ये भी एक बार पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे बढ़ते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे।
इसका टाइम पीरियड रहा 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 के बीच। मॉडल की बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका मेन फोकस था रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। इस समय प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी। दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार में प्रतिवर्ष 4% दर से विकास का लक्ष्य रखा गया। रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया। इसी समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आया। ठीक है, इसके बाद में 1986 में ही स्पीड पोस्ट की शुरुआत होती है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। इसी के साथ साथ 9 जुलाई 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थोड़े से पॉइंट और हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। इस समय हमारी ग्रोथ रेट का टारगेट डिसाइड किया गया 5%, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 6.1% की। इसी दौरान अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना भी प्रारंभ की गई। दोस्तों, देश में आर्थिक अस्थिरता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका। अतः 1990 से 92 तक के काल को योजना विहीन काल कहा गया या फिर योजना अवकाश कहा गया। तो अब हम अगले योजना अवकाश को जान लेते हैं। देखिए, ये 1990 से 92 तक चला। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिसे राव सिंह सुधार भी कहा जाता है, जिसके तहत एलपीजी की नीति अपनाई गई। एल से हो गया हमारा लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। इसको हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कहा जाता है। सन 1951 में ही भारतीय मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन भी किया गया। तो ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। देखिए, इसका टाइम पीरियड रहा 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना। 1992 में सेबी एक्ट के तहत सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। इसके बाद दोस्तों 1995 में मिड डे मील योजना लाई गई और इसको अब हम पोषण योजना के रूप में जानते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी अपनाई गई थी। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा टारगेट था 5.6% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 6.8% की। दोस्तों, ग्रोथ रेट में अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, लेकिन मैंने दृष्टि आईएएस से इसको लिया है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड रहा 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण और समानता के साथ विकास रहा। प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इसी समय दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। 1998 में कारगिल युद्ध हुआ, 1999 में, और दोस्तों वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आरंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था शहर में रोजगार को बढ़ावा देना। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को आरंभ किया गया, लेकिन यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा टारगेट था 7.1% का, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 6.8% की। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसका टाइम पीरियड रहा दोस्तों 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। इस समय 2 प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक रहे। इसके बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सूचना का अधिकार अधिनियम आता है 2005 में, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा और मजदूरी में लिंग अंतराल को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। इसी समय फरवरी 2006 में नरेगा योजना को लागू किया गया और नरेगा योजना को आज हम जी राम जी योजना के नाम से जानते हैं।
अगर हम 10वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा टारगेट था 8%, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 7.6%। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर को 5% कम करने का भी लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। ये चली 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास करना। इस समय प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में। इसके बाद में 2 फरवरी 2009 में नरेगा का नाम बदलकर कर दिया मनरेगा। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको बजट की सारी योजनाएं और पिछले 1 साल में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चर्चा में रही वो आपको पढ़ना है, तो मैंने एक वीडियो में सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल कर दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए 2010 में सबला योजना को भी लाया गया था। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा टारगेट था 9% अचीव करना, लेकिन वास्तविक उपलब्धि रही 7.9% की। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की। ये चली 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, सतत और ज़्यादा समावेशी विकास करना। इस समय प्रधानमंत्री रहे दोस्तों मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना के दौरान जो ग्रोथ रेट का टारगेट था ना, उसको 2 बार कम किया गया। सबसे पहले तो इसको रखा गया था 9%, इसके बाद में घटाकर इसको 8.1 और फिर किया गया 8.2%। लेकिन हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट की वास्तविक उपलब्धि रही 6.7%। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया 2013 में, और 2014 में पीएम जनधन योजना को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 25 सितंबर 2014 को। इसके बाद में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया, और इसी योजना के दौरान गरीबी अनुपात को 10% से कम करने का लक्ष्य रखा गया। स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया गया 15 जुलाई 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन भी दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही हिस्सा बना। 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया। इसके बाद में 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना को आरंभ किया गया, और 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। दोस्तों अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो मैंने सभी पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिक से याद करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।